नमस्कार साथियों, मैं किशन यादव आपका अपने YouTube चैनल किशन ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं LIC पॉलिसी को जब हम किसी को बताते हैं तो उसके जो फीचर्स हैं उन्हें बताया जाए या पहले उनके बेनिफिट को बताया जाए। तो आज जो टॉपिक होने वाला है उसमें सबसे पहली चीज यही है, फीचर्स वर्सेस बेनिफिट। क्या हम LIC की जो प्लान है उसमें फीचर्स के साथ बताएं या उनके बेनिफिट को लेकर बताएं, और क्या फायदा होता है अगर हम बेनिफिट को समझाते हैं और क्या फायदा होता है फीचर को समझाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीडियो के उन टॉपिक्स पे जो कोई भी LIC एडवाइजर लेके सबसे पहले अपने क्लाइंट के पास जाता है, ग्राहक के पास जाता है। कोई प्लान होता है, सबसे पहले हमें आवश्यकता है इस बात की कि उसकी फैक्ट फाइंडिंग की जाए। फैक्ट फाइंडिंग मीन्स जब भी कोई LIC एडवाइजर किसी हमारे क्लाइंट के पास जा रहा है या हम कह सकते हैं पार्टी के पास जा रहा है तो सबसे पहले उसकी फैक्ट फाइंडिंग करना जरूरी है। फैक्ट फाइंडिंग से मतलब है उस परिवार की हमारे पास बेसिक नॉलेज होने चाहिए कि वो व्यक्ति अभी जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी इनकम कितनी है या फिर उनके बच्चे कितने हैं। फैक्ट फाइंडिंग होने के बाद हमको एक आइडिया लग जाता है कि इनके जो बच्चे हैं वो 10 साल के हैं, तो हमारे पास अभी इसके पास टाइम है कि हम इसे 18 साल तक की आयु का 8 साल का एक जीवन तरुण प्लान का या कोई ऐसा प्लान दे सकते हैं जो इसके एजुकेशन को करने में सामने वाले हमारे क्लाइंट है उनको हेल्प करे। दूसरी चीज, अगर हमें ये मालूम पड़ जाता है कि उनकी वाइफ भी वुमेन वर्किंग वुमेन है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि इनके परिवार में जो इनकम है वो 2 सोर्स से आ रही है, इनके साथ भी और वाइफ के साथ भी। तो आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हम इसको प्लान बता सकते हैं। अगर बड़ी मेच्योरिटी का प्लान भी बताएं तो भी सामने वाला क्लाइंट आसानी से ले सकता है, ठीक है। या फिर हमें फैक्ट फाइंडिंग से यह मालूम पड़ जाता है, क्या पता उसका बच्चा 18 साल का है या फिर उनकी बेटी है XYZ का भी नाम है, वो 19 साल की 20 साल की है, शादी की उसकी आने वाली जो समय है वो शादी का है। तो उस समय अगर आप उसको कोई छोटा प्लान ऐसा बताएंगे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, शायद वो उस समय नहीं ले पाए क्योंकि उनके बच्चों की सारी एजुकेशन हो चुकी है, अब वो इस एज में आ गए हैं कि उनकी शादी होने वाली। तो आपको बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन वाले प्लान को नहीं बता के उन्हें प्लान को बताना है मैरिज के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर में उनकी मैरिज या हायर एजुकेशन के लिए हम उनको कौन से प्लान बता सके, ठीक है। तो फैक्ट फाइंडिंग करना जरूरी है। हमारे LIC एडवाइजर साथियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी भी प्लान को बताते वक्त फैक्ट फाइंडिंग करें। आपको उस प्लान को जो हम बताना चाह रहे हैं आप देखेंगे कि ये प्लान उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देन आपको बताना है उसके बाद मैच्योरिटी, रिस्क कवरेज, लोन, सरेंडर। अब इसको बताने का इस तरह से तरीका रखिए, अगर आप किसी को मैच्योरिटी वर्ड बता रहे हैं, मैच्योरिटी शब्द बता रहे हैं तो मैच्योरिटी को जहां तक हो सके उसे रिलेट करके बताइए। लाइक एग्जांपल, अगर जैसे मैं किसी को बताता हूं मैच्योरिटी तो मैं उसे इस तरह से बताऊंगा कि आपको 10 साल बाद जो अमाउंट मिलने वाला है तो ये आपके बच्चे में भी आप उनके बच्चे का नाम लीजिए। जैसे लाइक एग्जांपल उसके बच्चे का नाम राहुल है तो राहुल लीजिए कि राहुल की एजुकेशन के लिए आपको 20 लाख का यहाँ पर इतने टाइम बाद एक अमाउंट मिल जाएगा जिससे राहुल की एजुकेशन हो जाएगी, वो अपने लाइफ में एक अच्छा करियर बना। अब ऐसा बताने से सामने वाले को क्या है, 3 चीजें मिलती है। पहला, वो रिलेट करता है राहुल से जो उसका खुद का बच्चा है, देन उसकी एजुकेशन और आगे का वो मैच्योरिटी का अमाउंट कि 20 लाख रुपए मेरे को इसके भविष्य के लिए LIC से मिल जाएगा अगर मैं इसके लिए इतना रुपया पर डे या पर मंथ सेविंग करके LIC को देता हूं। तो इस केस में जब वो मैच्योरिटी आप बताओगे इस तरह से तो वो उसे रिलेट करेगा, अच्छे से समझेगा और 110% उस मैच्योरिटी के अमाउंट को देख के, उसके फायदे को देख के वो उस क्लाइंट कॉल को हमेशा सक्सेस करेगा, आपको नया एक पॉलिसी देगा, आपको एक नया बीमा देगा। देन आपको बताना है रिस्क कवरेज। रिस्क कवरेज को बताने का तरीका इस तरह से रखिए, मेरा ये मानना है रिस्क कवर को साइड में रखिए, बिल्कुल लास्ट में बताइए। रिस्क कवरेज को बताने का भी एक तरीका रखिए कि आपको रिस्क कवरेज का जो अमाउंट है वो इस तरह से बताना है कि आपके मरने के बाद नहीं, कभी भी हम बताते हैं तो उसे हम सीधा कह देते हैं कि आप जब मर जाएंगे तो आपके नॉमिनीज को मिल जाएगा। इस तरह से हमें बताना नहीं है, हमें सीधा बताना है कि आपके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो राहुल की जो पढ़ाई है वो उसी तरह से रहेगी, आपके सामने जो गाड़ी है वो बिकेगी नहीं, वो उसी तरह से भाभी जी मेंटेन कर पाएगी, प्लस आपके जो दैनिक खर्चे हैं वो उसी तरह से चलते रहेंगे। ये रिस्क कवर आपको इतना इसमें मिल जाएगा। देन उसे समझाइए कि अगर आप ये अमाउंट
उसके अधिकतर LIC एडवाइस साथियों का मेरे पे क्वेश्चन आया था कि सर जब हम प्लान को बताते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन वो हमें उस समय ऑब्जेक्शन करता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड मेरा एक पहले भी प्रीवियस एक वीडियो आ चुका है। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप उसको पूरा देखना चाहते हैं तो मैं लिंक उसे शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। एक ऑब्जेक्शन यहाँ पे हमेशा आया हुआ है कि क्यों हम LIC में निवेश करें, क्यों हम LIC के साथ प्लान को लें, हम क्यों म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करें, सोने में निवेश नहीं करें या अन्य किसी फाइनेंस संस्था में निवेश नहीं करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी निवेश, लाइक एग्जांपल, अगर आप जीवन लाभ कोई हमारा एक प्लान है, अगर वहां पे 936 जिसका है, उसका एक प्लान चलता है बहुत अच्छा, जिसे मैं अधिकतर अपने क्लाइंट को समझाता हूं। 25 साल का उसका टर्म रहता है, लेकिन 16 साल इसको पेइंग भरना है, प्रीमियम पेइंग करना है उसे। 25-16 में अगर कोई व्यक्ति 28 लाख रुपए जमा कराता है तो उसे 25वें साल 1 करोड़ का मैच्योरिटी मिलता है, रिस्क फ्री। अब वो 28 लाख रुपए 25 साल के लिए हमारे साथ देता है तो उसको 1 करोड़ मिलता है। या कोई ऐसा चीजें हैं जहां पर वो डाले तो वहां पे भी उसको मिलता है। तो वो पूछता है कि अब LIC के साथ ही क्यों आए। पहली चीज, कोई भी मार्केट अप डाउन होगा, मार्केट खत्म हो जाए, कुछ भी उतार चढ़ाव हो जाए, ये अमाउंट जो LIC ने आपको बोला ये तो आपको मिलना ही है। दूसरी चीज, उनके केस में क्या है कि आपको वहां रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि अगर आप ये पैसा स्टार्ट करते हैं LIC के साथ, आपका एक रिलेशन बॉन्ड हो जाता है और आप LIC को प्रीमियम देके इस लाभ को लेते हैं अपने परिवार के लिए, और कोई भी मिस हैपनिंग, जैसे मैंने बताया रिस्क कवरेज, मिस हैपनिंग ही रिस्क कवरेज है। अगर कोई रिस्क मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है तो आपके परिवार को उसी टाइम पर एक बिग अमाउंट मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए, और आपका परिवार उसी तरह से सर्वाइव कर लेगा। तो हमें ये सारे एग्जांपल उनके सामने क्लाइंट पर रखने, ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि वास्तव में LIC के साथ मेरे को जुड़ने पर क्या क्या फायदे होने वाले। तो रिस्क कवरेज को आपको इस तरह से बताना है, मिस हैपनिंग वर्ड का यूज करके बताना है कि आपके जाने के बाद जो बच्चों की एजुकेशन है वो उसी तरह से रहेगी, आपके का घर कहीं बिकने वाला नहीं है, आपके जो दैनिक खर्चे हैं वो उसी तरह से रहेंगे। अगर आप कार मेंटेन करते हैं तो भाभी जी भी भविष्य में उस कार को मेंटेन कर पाएगी। देन लोन और सरेंडर, डायरेक्ट लोन और सरेंडर को डायरेक्ट नहीं बताना है हमें। लोन को आपको इस तरह से बताना है कि अगर आपको किसी भी कारणवश, हम जानते हैं अप एंड डाउन चलते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं, तो उस समय हमें कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो ये लिक्विडिटी है LIC के पास, आप कभी भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो सारा लोन आप LIC से ले सकते हैं। किसी भी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपका अपना बैंक LIC खुद है। यहाँ पर आपको जिस रुपए की आवश्यकता है, जितने रुपए की आवश्यकता है, आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन सरेंडर वैल्यू, वैसे मैं खुद अपने लेवल पे किसी भी क्लाइंट को बताता नहीं हूं, नहीं उन्हें इसके लिए बोलता हूं कि आप सरेंडर करें, क्योंकि सरेंडर होने पे अधिकतम उनको नुकसान ही होता है। जहां पर सरेंडर की बात आती है, मैं खुद उन्हें एडवाइज करता हूं कि आप वहां पे लोन ले लीजिए, सरेंडर नहीं कीजिए। फिर भी अगर वो चाहते हैं कि नहीं यार मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, तो यहाँ पर उन्हें बताइए कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी भी है, अगर आप 4 साल तक पैसा जमा कराते हैं, 5 साल तक, 2 साल के बाद, कभी भी कितना भी टाइम तक जमा करवाते हैं, अगर किसी कारणवश आपके घर में पैसों की आवश्यकता हो गई और आप आगे प्रीमियम नहीं जमा करा पा रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर आपका जो पैसा है उसमें एक परसेंटेज के हिसाब से 30 to 90% जो भी आपका उस समय बनेगा वो आपको एक वैल्यू के रूप में मिल जाएगा, ताकि आप क्या है अपना पैसे से कोई भी आपकी जो समस्या हुई उसको दूर कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली अपने प्लान को बताते वक्त उन्हें इन बेनिफिट को बताना है। जब तक हम फीचर्स को बताएंगे और उसके बेनिफिट नहीं बताएंगे, क्लाइंट कभी भी उसे रिलेट नहीं कर पाएगा और आपको वो हाँ ना, कल आना, परसों आना, वो इस तरह से आपको बताएगा। तो बताने का एक तरीका रखिए, एक मॉड्यूल रखिए कि मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है। फैक्ट फाइंडिंग यहाँ पे जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, फैक्ट फाइंडिंग करने से हम खुद उस सामने वाले क्लाइंट के साथ एक पारिवारिक रूप में जुड़ जाते हैं। हमें मालूम पड़ जाता है इसके परिवार में कौन कौन है, कौन कौन कमा रहे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, ताकि हम एक ओवरऑल आइडिया लेके हमारे पास जो प्लान है उस कैटेगरी में सबसे परफेक्ट प्लान उस सामने वाले के सामने प्रेजेंट करें। जब हम इस तरह से करते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि वास्तव में जो सामने हमारे पास एक प्रोफेशनल बैठा हुआ है, एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा है। LIC का एक छोटा मोटा एडवाइजर नहीं है, इसके पास डीप नॉलेज है और ये अच्छी तरह से मुझे गाइड कर रहा है। उस केस में क्या होगा कि जब आप इस तरह की सर्विस देते हो किसी भी क्लाइंट को, इस तरह की सर्विस आप देंगे क्लाइंट को,
वो आपको उस सर्विस के बदले आउटपुट के रूप में एक प्लान तो देगा ही देगा, साथ में आपको 2 नए क्लाइंट भी देगा। ये 110% आप जब